Hello everyone, myself Abhishek. Before we dive into the topics, I have like to express my gratitude to each of you for tuning in. Your support help this channel grow and reach more learner. And I am thankful for the opportunity to share this knowledge with you. Let's guys start our today topic that is the digestion in human being. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फूड डाइजेशन एक मनुष्य के शरीर में कैसे होता है। ये हमारा मेन टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल आर अनएबल टू यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड सोलर एनर्जी। कह रहा है कि जो एनिमल सेल होते हैं वो अनएबल होते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और सोलर एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है हमारा एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होते हैं वह इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और सोलर एनर्जी से अपना फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल सेल हम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि सैंड, स्टोन, इन सारे वस्तुओं का यूज करके और सोलर एनर्जी का यूज करके अपना फूड नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी खाकर जी सकते हैं, या तो ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान दिन भर सूर्य की लाइट में खड़ा हो जाए और उससे उसको एनर्जी मिलेगी। ऐसा केवल प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में सोलर एनर्जी से कोई भी एनर्जी या न्यूट्रिशन यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। आगे देखते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग their own food, they depend on some external source for this food and nutrition. The mode of nutrition is called heterotrophic. कह रहा है कि एक एनिमल सेल अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होता है एक्सटर्नल सोर्स पे। एक्सटर्नल सोर्स यानी दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होता है। एक एनिमल सेल अपने फूड या अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए किसी और पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंड होगा या तो अदर एनिमल पे डिपेंड होता है, ताकि वो अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। ठीक है। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिक्वायरमेंट, अपने डेली नीड को, ऐसा फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी अदर सोर्स पर डिपेंड होता है, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है? हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट खुद ना बनाकर किसी एक्सटर्नल प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, जैसे प्लांट एंड अदर एनिमल। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि प्लांट, हाउ द सनलाइट स्टार्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्लांट यूज देम टू यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ न्यू एनर्जी। जैसे कि हमारा सन होता है, वो सनलाइट रिलीज करता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रॉ मटेरियल जैसे कि सॉइल, प्लांट अपना फूड बनाता है, और ये प्लांट होता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हम प्लांट को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाता है, किसी और प्लांट और या किसी और एनिमल पर डिपेंड नहीं रहता। इसलिए हम लोग प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट क्या बनाता है? अपना फूड। जैसे कि प्लांट का फूड होता है हमारा C6H12O3, यानी प्लांट भी क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड वाटर बनाता है। ठीक है। H2O बनाता है। तो कह रहा है कि जो सन से लाइट आती है, इसको यूटिलाइज करके और नीचे से सॉइल से रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके प्लांट क्या बनाता है? अपना प्रोडक्ट बनाता है। और प्लांट को एक हर्बीवोरस एनिमल खाता है। प्लांट को क्या खाता है? एक हर्बीवोरस एनिमल। तो यहाँ पे देखेंगे प्लांट से सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये हमारा क्या होगा? हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यह अपने डेली नीड को कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करता है, जो कि है प्लांट। और फिर हमारा हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं कार्निवोरस एनिमल, जैसे कि टाइगर। यह भी हमारा होगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अपने डेली नीड को, अपने फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये डिपेंड होता है हर्बीवोरस एनिमल को। फॉर एग्जांपल डियर्स एंड गोट। इसको हम लोग कहते हैं इन दोनों को हम लोग कहेंगे हिट्रोट्रॉपिक। द मूड ऑफ क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स।
एंड जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बीगन होता है वो होता है ओमनिवोरस, ये होते हैं हार्बीवोरस, ये होते हैं कार्निवोरस, क्योंकि ये मीट खा सकते हैं, अदर एनिमल के मांस को खा सकते हैं, प्लांट को नहीं खाते हैं। लेकिन जो हमारे ओमनिवोरस होते हैं वो मीट भी खा सकते हैं और प्लांट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सन से लाइट निकल रही है, फोटोन की हेल्प से प्लांट अपने भोजन बना रहा है, अपना फूड प्रोडक्शन बना रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट को डियर खा रहा है और इससे यह अपना रिक्वायरमेंट, डेली नीड ऑफ रिक्वायरमेंट फूड को कंप्लीट कर रहा है, एनर्जी को कंप्लीट कर रहा है, और फिर इसी डियर को कार्निवोरस एनिमल खा रहा है जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही है। हाँ, सनलाइट हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये सनलाइट को यूटिलाइज करता है प्लांट। हमारे ना हम ह्यूमन बीगन यूटिलाइज कर सकते हैं सनलाइट को, ना ही हर्बीवोरस ना ही कार्निवोरस। इसको केवल एनर्जी फॉर्म यूटिलाइज कर सकता है फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी हमारे प्लांट। फोटो मतलब फोटोन, प्रोटॉन को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है वो केवल है प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी। जो जब भी वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ऑफ एनर्जी ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल यानी ये प्लांट है, इस प्लांट को हमारा डियर खा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये प्लांट से कुछ एनर्जी हमारे डियर तक जा रहा है। अगर ये डियर को एक लाइन खा रहा है तो कुछ डियर कुछ एनर्जी अब लाइन के पास जा रहा है। तो देखते हैं ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर इसके अंदर कितना भी एनर्जी हो, अगर ये पूरे प्लांट को डियर खा रहा है तो इस पूरे प्लांट के पास जितना एनर्जी था उसका केवल 10% एनर्जी सोर्स ही ट्रेवल करेगा एक डियर के पास। और एक डियर के बॉडी में जितना टोटल एनर्जी है, अगर इस टोटल डियर को एक कार्निवोरस एनिमल खा ले रहा है तो डियर से उसके तक केवल 10% ऑफ एनर्जी ट्रेवल करेगा, यानी टोटल कंप्लीट एनर्जी उसको नहीं मिलेगा, केवल 10% एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सकता है। ऐसे हमारे ह्यूमन के साथ भी होता है, जो होता है ओमनिवोरस, यानी ये प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी यूटिलाइज कर सकता है, वो खा सकता है, उससे एनर्जी सोर्स कंप्लीट कर सकता है। और हमारा प्लांट, अगर हम प्लांट को भी खाते हैं तो केवल बस इसके 10% एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम मीट एनिमल को भी खाते हैं तो केवल उसके भी 10% एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। नाउ हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ह्यूमन कंज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज बाय द बॉडी। कह रहा है कि जो हम लोग मॉलिक्यूल्स ईट करते हैं हमारे बॉडी में डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। टू मेक दिस न्यूट्रिशन यूजेबल द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर ऑब्जर्वेशन। तो हमारी बॉडी जो हम लोग खाते हैं, या तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, या हम लोग फैट को ईट करते हैं, या तो प्रोटीन को। ये हमारी बॉडी में तो जाते हैं लेकिन एक ऐसे फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, इनको यूटिलाइज करने से पहले इनको ब्रेक डाउन करना होता है, या ना इसमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल फॉर्म, यानी सिंपल फॉर्मेट यूटिलाइज करना पड़ता है। इनको पहले हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग सारा स्टेप देखेंगे कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, आगे चलते हैं। द प्राइमरी न्यूट्रिशन इन फूड आर प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हम फूड में न्यूट्रिशन होता है प्राइमरी, जो पहला न्यूट्रिशन हमारे फूड में होता है, जो मेन रूप से होता है वो होता है प्रोटीन, या तो फैट या तो कार्बोहाइड्रेट। आर डाइजेस्ट थ्रू द सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि ये सारे फूड बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, इसमें इंजाइम के रोल होते हैं, कुछ ग्लैड के रोल होते हैं, उनके द्वारा ये फूड को हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, फिर उससे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे हमें हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यानी हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ना डाइजेस्ट कर पाते हैं, पहले हम उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, फिर हम उस फूड प्रोडक्ट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे ब्रेक डाउन करती है, क्या करती है, आगे चलते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि हाउ द प्रोटीन डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हम लोग आगे जब हमारी पूरी सीरीज चलेगी, अभी तो इंट्रोडक्शन है हमारी, जब पूरी सीरीज चलेगी तो हम ये बताएंगे कि प्रोटीन कहाँ कहाँ और कब कब डाइजेस्ट
हो रहा है। अभी देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है सबसे स्मॉल फॉर्म में सबसे अंत तक, ये पूरी कंप्लीट जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है तब ये बनता है अमीनो एसिड। अब बाय द एंजाइम लाइक पेप्सिन, और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, पहला एंजाइम हमारा होता है पेप्सिन, जो पाया जाता है स्टोमक में। यानी प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक से। और ट्रैप्सिन, ट्राइपेसिन, ये हमारा पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में दो एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेप्सिन और एक ट्राइपेसिन। ट्राइपेसिन अपना ऑब्जॉर्बेशन स्टार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टोमक अपना डाइजेशन स्टार्ट करता है, सॉरी, पेप्सिन अपना डाइजेशन स्टार्ट करता है स्टोमक के अंदर। यानी पेप्सिन एंजाइम अपना डाइजेशन स्टार्ट कर देता है स्टोमक में, और ट्राइपेसिन अपना एब्जॉर्बेशन स्टार्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में दो एंजाइम का रोल होता है, ट्राइपेसिन और पेप्सिन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लोअर बॉडी में देखते हैं, आप लोग मोबाइल को थोड़ा सीधा कर लीजिएगा देखने के लिए। जैसे कि हमारा एक प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा तो इससे पेप्सिन और ट्राइपेसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? अमीनो एसिड में। यानी हमें प्रोटीन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पहले इसे दो एंजाइम तोड़ेंगे, ट्राइपेसिन और पेप्सिन। पेप्सिन ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है स्टोमक में, और ट्राइपेसिन ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, यानी ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो बनाता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड हेल्प करते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग में। जैसे कि हम लोग प्रोटीन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। प्रोटीन का काम ये होता है कि हमारे बॉडी में मसल्स का ग्रोथ करना, टिश्यू के ग्रोथ करना, सेल के ग्रोथ करना। तो अमीनो एसिड का एसेंशियल रोल ही होता है बिल्डिंग करना, यानी बॉडी को बिल्ड करना। एंड रिपेयर टिश्यू, यानी हमारे शरीर में कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, मान लेते हैं कोई सेल ब्रेक डाउन हो गया है, तो उस सेल को रिपेयर करना, यानी उसके जगह दूसरे सेल या दूसरे नए टिश्यू को ग्रोथ करना, वो काम होता है प्रोटीन का। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ पे कट लग जाता है, फिर उस सेल को रीग्रोथ करना, उस टिश्यू को रीग्रोथ करने का काम किसका होता है? अमीनो एसिड का। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन जब जाता है तो ट्राइपेसिन और पेप्सिन क्या करते हैं? इसको ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। फिर हमारी बॉडी अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करती है और उसका यूज क्या करती है? बिल्डिंग करने में, यानी बॉडी में मसल बनाने में, बॉडी के ग्रोथ करने में। और रिपेयर टिश्यू, यानी कोई टिश्यू डैमेज होगा, कहीं सेल पे कट आ गया, उसको रीग्रोथ यानी रिपेयर करने में। एंड फॉर प्रोडक्टिंग एंजाइम एंड हार्मोन्स, और ये अमीनो एसिड कुछ एंजाइम और हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमाइलेज। आगे हम अमाइलेज के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग के रूप में काम करता है और रिपेयर सेल डैमेज। अगर हमारी बॉडी में कोई सेल डैमेज हो जाता है, उसे रिपेयर करने का काम किससे होता है? प्रोटीन का। ठीक है। आगे चलते हैं। फैट। ठीक है। फैट्स आर ऑल्सो नोन एज लिपिड, आर ब्रेक डाउन इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बाय एंजाइम लाइक लाइपेज। Bile from the liver help emulsify fat, making them easier to digest. देखिए हम लोग क्या होता है, हम लोग खाते हैं फैट्स। ठीक है। हमारी बॉडी में जब हम लोग कुछ ईट करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट फैट के भी होते हैं। फैट आर ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। कह रहा है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बाय एंजाइम ऑफ लाइपेज। ये लाइपेज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, ये लाइपेज की हेल्प से, एक एंजाइम है लाइपेज, वो फैट को क्या करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। और हमारे लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है बाइल। विद द बाइल जूस वो क्या करता है? हमारे फैट को यूमिलिफाई करता है ताकि वो और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। फैट इज द नॉट अ इजी कंपोनेंट टू डाइजेस्ट। फैट बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। वो लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करने से पहले वो हेल्प लेता है बाइल से, ताकि वो और सिंपल फॉर्म में आ जाए, ताकि उसे क्या किया जाए? डाइजेस्ट करने में और आसानी हो। जैसे कि हमारे पास अगर कोई फैट है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, फैट वो लाइपेज की मदद से, लाइपेज और बाइल की मदद से, जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं, उसके हेल्प से फैट दो पार्ट में टूट जाता है। एक होता है ग्लाइसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड।
यानी हमारी बॉडी फैट को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, फैट को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड में, तभी जाकर हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोर एंड सेलुलर फंक्शन। जैसे कि हमारा जो फैटी एसिड होता है, फैट होता है, वो क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने में यूज होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास एक फैटी पर्सन है तो वो बिना खाए लगभग काफी दिनों तक जी सकता है, एक ऐसे इंसान के कंपेयर में जिसके पास कोई फैट ही ना हो। यानी फैट क्या करता है, हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में रखता है। जैसे मान लेते हैं ये अब पर्सन यहाँ पे देखे तो इसके पास बहुत फैट है, तो इसके अगल बगल पेट पे बाजू में क्या स्टोर हुआ है, एनर्जी। यानी ये कुछ दिन तक भी नहीं खाया तो इसके फैट जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इसका काम चलेगा, ठीक है। और जो फैट होते हैं जैसे ग्लिसरॉल, ये हेल्प करते हैं सेलुलर फंक्शन में। जैसे कि हमारा सेल होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड बाई लेयर का, लिपिड बाई लेयर का, और ये सेलुलर फंक्शन में यूज होते हैं। यानी वन सेल कम्युनिकेट विथ अदर सेल, या ये कह सकते हैं एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखने में हमारे हेल्प आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बने किसके होते हैं, लिपिड के बाई लेयर से। तो कह रहा है कि जो फैट होता है वो एनर्जी सोर्स या एनर्जी को स्टोर करने में यूज होता है, दूसरा सेलुलर फंक्शन में। जो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में या कभी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम केवल डाइजेशन की बात करेंगे। तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और ग्लिसरॉल का क्या रोल होता है, ये सेलुलर कम्युनिकेशन करता है, एक सेलुलर के दूसरे सेलुलर में कम्युनिकेट या सेल के कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करता है, बैरियर के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंस। नाउ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। Carbohydrates such as starch and sugar are break down into simple sugar like glucose। जैसे कि हमारे बॉडी में जब हम कुछ खाते हैं तो जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो भी होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च या शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक स्टार्च होता है तो पेंटोज शुगर हो सकता है या तो कुछ स्टार्च हो सकता है, जो ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज बाय द एंजाइम ऑफ अमाइलेज। तो अमाइलेज के हेल्प से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च एंड शुगर वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं C6 H10 और O5, एक है पॉलीसेचरॉइड स्टार्च है। क्या है, पॉलीसेचरॉइड स्टार्च। विद द हेल्प ऑफ वाटर when they get reacts with water, यानी हम कह सकते हैं हम जब कभी भी स्टार्च खाते हैं, कभी भी राइस खाते हैं तो हमारे बॉडी में स्टार्च जाता है, और स्टार्च वाटर से रिएक्ट करते विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम की मदद से वो क्या बनाता है, सिंपल शुगर लाइक अ ग्लूकोज C6H12O6। जैसे कि हमारी बॉडी में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ईट करते हैं ऐसा फॉर्म ऑफ स्टार्च हम ईट कर रहे हैं, जब हम हमारी बॉडी स्टार्च वाटर से रिएक्ट करता है तब अमाइलेज नाम का एंजाइम जो हमारा बना होता है अमीनो एसिड का, वो हेल्प करता है कि ये जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाए, ग्लूकोज में। यानी ये जो रिएक्शन इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकले, ग्लूकोज। जैसे कि हमारा ग्लूकोज इजी टू यूटिलाइज होता है, इजी टू ऑब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के द्वारा, उसको एनर्जी के फॉर्म में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है ग्लूकोज को। लेकिन पॉलीसेचरॉइड या स्टार्च या कॉम्प्लेक्स शुगर को हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में यूज नहीं कर पाती, तो उसको किस में ब्रेक डाउन होना पड़ता है, ग्लूकोज में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया है, ये है पॉलीसेचराइड चैन का। स्टार्च पॉली मतलब होता है एक लॉन्ग चैन, किसका, स्टार्च का। और ग्लूकोज देख सकते हैं हमारा यह ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के द्वारा बहुत इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो कंक्लूजन यह है कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं जैसे कि स्टार्च या शुगर, वो हमारी बॉडी के द्वारा डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उसके लिए इसे ब्रेक डाउन होना पड़ता है किसमें, ग्लूकोज में या सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर लैक्टोज सिंपल शुगर में किसके हेल्प से, लाइक एंजाइम अमाइलेज की हेल्प से। और अमाइलेज अमीनो एसिड का बना होता है, यानी ये प्रोटीन का एक फॉर्म होता है। अब ग्लूकोज
का यूज किया होता है। ग्लूकोज इज द बॉडी प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज क्या होता है? हमारी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वो लेगा कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से लेगा? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा होता है ग्लूकोज। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्रोटीन। क्या होता है? फैट। क्या होता है? फैट। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फैट। और जब हमारे बॉडी में फैट भी नहीं होता है तो हमारा टर्सरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है एनर्जी के लिए, फैट भी नहीं होता है एनर्जी के लिए, तब हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेता है? प्रोटीन से। जब हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेने लगता है तो हमारी बॉडी में मसल्स लॉस आने लगते हैं। मान लेते हैं जब हमारा प्रोटीन भी खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? हमारी बॉडी सब प्रोटीन भी नहीं है, तो हमारा बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से लेगा? टिश्यू से। तो टिश्यू क्या होगा? लॉस हो जाएगा। टिश्यू की लॉस हो जाएगी और हमें हमारी पूरी स्केलेटल सिस्टम ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर द ब्रेन एंड मसल। हमारे ब्रेन और मसल के लिए जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे हमारा ब्रेन और हमारे मसल्स ग्रोथ होते हैं या काम करते हैं, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। जब ये दोनों नहीं होते तो हमारी बॉडी एनर्जी लेता है फैट से, ताकि हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन चलता रहे, वर्क करता रहे। टर्सरी में आता है प्रोटीन। उसके बाद आता है जब प्रोटीन भी खत्म तो हमारे टिश्यू को ही वो यूटिलाइज करने लगता है, जिसके कारण मसल लॉस होते हैं। ठीक है। हमेशा याद करेंगे अमाइलेज सब प्रोटीन अमीनो एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं डाइजेशन इन माउथ, कि हमारे माउथ में डाइजेशन के क्या फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम अगर किसी फूड को डाइजेशन के लिए यूज करने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा फूड जाता है माउथ में, और माउथ में हम लोग क्या क्या करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन। माउथ में दो टाइप का डाइजेशन होते हैं, केमिकल डाइजेशन एंड व मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन ऐसे डाइजेशन होते हैं जो हमारी बॉडी किसी केमिकल कंपोनेंट या केमिकल मॉलिक्यूल का यूज नहीं करती है, केवल मैकेनिकली उसे डाइजेस्ट करती है। तो हमारा सबसे पहले आता है तीत। हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में तीत के क्या रोल होते हैं। द तीत आर इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस। तो हमारे टीथ का सबसे पहले क्या रोल होता है कि जो हमारा फूड होता है उसे छोटे छोटे पीस में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। थ्रो च्यूमिंग। जब हम फूड को चबाते हैं तो हमारा फूड क्या होता है? जो बड़े बड़े फूड होते हैं छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि कह रहा है जो हमारे फूड होते हैं, एक बड़े बड़े फूड होते हैं, इसको हमारा टीथ क्या करता है? छोटे छोटे हिस्सों में फैला देता है। छोटे छोटे हिस्सों में क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, जो हेल्प करता है ताकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इजीली इनमें क्या हो सके? डिसॉल्व हो सके। जैसे हमारा छोटे छोटे फूड है उसे हम चबा देते हैं तो उसका क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किसी चीज को बहुत कूट देने पे क्या होता है? उसकी सरफेस एरिया बड़ी हो जाती है, उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है, रेडियस बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, जब इसका रेडियस बड़ा हो जाता है तब इस पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं और अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे तीत का रूल क्या होता है? किसी चीज को काटना, फाड़ना और उसे चबाना। ठीक है। हमारे तीत का काम क्या होता है? किसी को काटना, किसी प्रोडक्ट को काट काट कर खाना। पहले उस प्रोडक्ट को काटेंगे किसके मदद से? इंसिसर की मदद से। हमारे तीत में होता है इंसिसर, जिसके हेल्प से हम फूड को कट करते हैं, जब किसी फूड को कट करना हो, जैसे एप्पल हम खाएंगे तो हम पहले इस एप्पल को क्या करेंगे? कट करेंगे, फिर उसके बाद च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे। तो हम किसी भी एप्पल को कट करते हैं उसकी सब टीथ की हेल्प करते हैं इंसिसर टीथ की हेल्प से करते हैं। दूसरा होता है कैनाइल। क्या होता है? कैनाइल। तो इस टीथ का हम लोग यूज करते हैं अब किसी चीज को फाड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शुगर कैन खा रहे हैं तो शुगर कैन को हम आगे की दांत से थोड़ी खाएंगे। शुगर, तो क्या हम शुगर को आगे की दांत से खाएंगे? पहले हम उसे फाड़ेंगे, किसके मदद से? कैनाइल की हेल्प से। किस टीथ की हेल्प से हम उसे फाड़ेंगे? कैनाइल की हेल्प से। या किसी हम मीट को ईट कर रहे हैं तो मीट को हम लोग, अगर हमारे पास लेग पीस है, मीट के लेग पीस है, सबको अच्छा लगता है, तो उससे हमें अगर खाना हो पहले उसे हम फाड़ते हैं,
किधर, किस टीथ के हेल्प से, कैनाइल के हेल्प से। फिर हम लोग मोलर और प्री मोलर के हेल्प से उसे हम चबाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, ताकि वो उसका क्या हो, सरफेस एरिया यानी फूड का क्या हो, सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इजिली डिजोल्व हो सके, अपना काम कर सके, यानी हर एक फूड के हर एक पार्टिकल पे वो अपना वर्क कर सके और फूड का हर एक पार्टिकल डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं जिसे हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, सबका फंक्शन भी मैंने बता दिया। देखो, इंसिसर क्या होता है, बहुत ज्यादा शार्प टीथ होता है। इंसिसर क्या होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो किसके हेल्प में आता है, फूड को कट करने में। कैनाइल क्या होता है, पॉइंटेड टीथ होता है, किसी फूड को फाड़ने में हेल्प करता है। पोलर और नॉन पोलर, प्रीमोलर और पोलर का वर्क होता है फूड को च्युइंग करना, फूड को चबाना, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है तो इजीली डिसॉल्व हो सके और सारे फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड नंबर 8 हमारा है मैकेनिकल डाइजेशन बाय टंग्स। अब टंग के मैकेनिकल डाइजेशन को देखते हैं, टंग का इसमें क्या रोल होता है। The tongues move food around the mouth, helping it to mix with saliva. जब हमारा सलाइवा मिक्स करने के लिए हमारा टंग्स क्या करता है, फूड को चारों तरफ घुमाता रहता है, ताकि हमारे फूड में जो सलाइवा इजीली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हम आगे देखेंगे। द टंग्स मूव फूड अराउंड द माउथ टू हेल्प इट मिक्स विथ सलाइवा। तो हमारा टंग क्या करता है, फूड को हमारा टंग क्या करता है, फूड को चारों तरफ मूव करता है माउथ के अंदर, ताकि क्या हो सके, सलाइवा उसमें अच्छे से मिल जाए। इट फॉर्म द फूड इनटू सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बॉल विच इज इजियर स्वैलो। कह रहा है कि जब हमारा फूड हमारे माउथ के चारों तरफ मूव करता है, उसमें सलाइवा मिल जाता है, तो ये कैसे फॉर्म करता है, एक सॉफ्ट मास फॉर्म करते हैं, हम लोग कहते हैं बॉल्स। जब हम फूड को इजीली बहुत अच्छे से चबा लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉल्स। विच इज इजी टू स्वेलो, जो निगलने के लिए बहुत आसान बनाता है। अगर हम फूड प्रोडक्ट को च्युइंग ना करें, चबाए नहीं, तो क्या हम उसे इजीली स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं हम माउथ में? नहीं, हमारे फूड को सॉफ्ट होना चाहिए, हमारा फूड जो है उसे सॉफ्ट होना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, इजीली उसे स्वेलो कर सके। ठीक है, द टंग also push the ball toward the back of the mouth in still swallow। और कह रहा है कि हम टंग के हेल्प से ही अपने फूड को क्या करते हैं, माउथ के अंदर पुश कर सकते हैं, माउथ के इस अंदर, माउथ के इस एरिया में क्या करते हैं, हम पुश करते हैं, ताकि फूड इजीली क्या हो, हम लोग स्वेल कर सके, हम घोट सके। तो वो किसके हेल्प से होता है, टंग से है, टंग के हेल्प से होता है। अगर टंग ही ना रहे तो हम फूड को कैसे अपने सर को ऊपर करेंगे और इंतजार करेंगे कि कब हमारा फूड अंदर जा रहा है। लेकिन जब टंग है तो हम डायरेक्टली फूड को क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, चाहे वो पूरी अच्छे तरह से च्युइंग हुआ हो या ना हो। ठीक है, तो हमारे फूड को घोटने में क्या हेल्प करता है, टंग्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आते हैं केमिकल डाइजेशन इन माउथ। अभी हम लोग डाइजेशन इन माउथ ही देखेंगे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे केमिकल डाइजेशन, कि कौन कौन से ऐसे केमिकली मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं फूड को माउथ में डाइजेस्ट करने के लिए। द सलाइवरी ग्लैंड इन अ माउथ सीक्रेट सलाइवा। कह रहा है हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड जो किसको रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, सलाइवा के। हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जिसका रोल क्या होता है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करना, किसी हार्मोन्स को सीक्रेट करना, ये सारे हमारे ग्रंथियों का काम होता है। विच प्ले की रोल इन डाइजेशन इन केमिकल डाइजेशन। कह रहा है कि हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसको सीक्रेट करते हैं, सलाइवा को, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। किसमें, डाइजेशन में। सलाइवा कंटेन एंजाइम एंड अदर सब्सटेंस दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। सलाइवा में एंजाइम भी होते हैं और कुछ और मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं। किसमें ब्रेक डाउन होने में, सिंपल फॉर्म में। हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसमें किसमें ब्रेक डाउन होना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में। तो हमारे सलाइवा के पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड को हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म में होने के लिए। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कितने टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। पहला होता है प्रोटीड ग्लैंड, जो हमारे ईयर के पास पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा
सलाइवरी ग्लैंड होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा होता है शिवलिंगुअल ग्लैंड। तो ये हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। हम पहले देखते हैं प्रोटॉइड ग्लैंड। हमारे सलाइवा का पहला ग्लैंड है हमारा प्रोटॉइड ग्लैंड। द प्रोटॉइड ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ जस्ट बिलो ईच ईयर। कह रहे कि हमारे कान के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉइड ग्लैंड। और जो हमारा सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, प्रोटॉइड ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे दोनों कान के बगल में। द मेन फंक्शन ऑफ टू प्रोड्यूस सलाइवा विच कंटेन एंजाइम प्राइमरी अमाइलेज। कह रहा है कि ये कंटेन करते हैं अमाइलेज का, किसके क्या कंटेन करते हैं, अमाइलेज का। एंड द रोल ऑफ अमाइलेज क्या होता है, यहाँ देखिए अमाइलेज का रोल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। अमाइलेज का रोल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, कहाँ पे, ग्लूकोज में। अमाइलेज का रोल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देना, किसमें, ग्लूकोज में। तो हमारे जो प्रोटॉइड सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज कर रहा है, प्राइमरी अमाइलेज। और प्राइमरी अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, किसमें, ग्लूकोज में। दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग च्यूइंग। यानी हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, प्रोटॉइड ग्लैंड, जो क्या रिलीज करता है, अमाइलेज। क्या रिलीज करता है, अमाइलेज। तो हम जब च्यूइंग करते हैं तभी हमारा अमाइलेज रिलीज होता है, उसी समय कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। दिस सलाइवा आल्सो मोशन फूड मेकिंग इट ईजियर स्वेलो एंड हेल्प टू क्लीन माउथ एडिंग ओरल हाइजीन। और कह रहे सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसमें कुछ मॉइस्चर भी होते हैं, जैसे कि गीलापन, जो क्या करता है, हमारे फूड को स्वेलो करता है, गीला करता है, ताकि हम उसको इजीली हमारे फूड को इजी टू स्वेलो बनाता है, ताकि हम उसे इजीली क्या कर सके, अंदर घोट सके, यानी अपने ओसोफोगस तक पहुंचा सकें। और इस साथ में साथ ये जो प्रोटॉइड ग्लैंड होता है हमारे ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखता है। जो भी हमारे फूड कंटेन कोई बैक्टीरिया आ जाए उसे क्या करता है, किल करता है, ताकि हमारा जो ओरल हाइजीन है, हमको हमारे दांत सड़े नहीं, हमारे मुंह में कोई क्या कहते हैं बैक्टीरिया ना उत्पन्न ले। इसको भी क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम क्या करता है, प्रोटॉइड ग्लैंड करता है। पर इसका प्राइमरी फंक्शन होता है अमाइलेज को रिलीज करना। इसका अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, अमाइलेज को रिलीज करना, हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना ड्यूरिंग द च्यूइंग। जब हम चबा रहे होते हैं तब ये क्या करना शुरू कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। द सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर सलाइवरी ग्लैंड लोकेट बेंथ और लोअर चार। करेक्ट, जो हमारा लोअर चार होता है उसके नीचे क्या पाया जाता है, सब मैंडुलर सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोड्यूस सलाइवा विच रिलीज इनटू माउथ थ्रू द सब मैंडिबुलर डक्ट। दिस सलाइवा कंटेन एंजाइम लाइक अमाइलेज बीइंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट एज वेल एज म्यूकस एंड लुब्रिकेट फूड एडिंग स्वेलो। कह रहा है कि ये ग्लैंड फिर क्या करता है, अमाइलेज को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, अमाइलेज। और जब अमाइलेज की बात आई तो हम समझ जाएंगे क्या ब्रेक डाउन हो रहा है या क्या डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और साथ ही साथ ये म्यूसिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, म्यूसिन, जो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेंट बनाता है, अनमूवेबल बनाता है, जो इजिली मूव कर सके। म्यूसिन हमारे फूड में ऐड होते हैं, कहाँ पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, ताकि ये इजीली क्या हो सके, मूव हो सके। जब एयर और फूड मूव होते हैं हमारे बॉडी में और वो बहुत इजीली मूव होते हैं, उससे हम लोग कहते हैं लुब्रिकेट। जब कोई सामान बहुत इजीली मूव होता है, वो कभी हो सकता है हमारी बॉडी में जब वो क्या हो, लुब्रिकेंट हो। और वो किसके हेल्प से लुब्रिकेंट हो रहा है, म्यूसिन के हेल्प से। म्यूसिन एक जेल लाइक स्ट्रक्चर से, जेल देखे ना चिपचिपा सा, वैसा ही होता है। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के हेल्प से। एडिंग स्वेलिंग, ताकि क्या हो सके, हम ये फूड को इजीली क्या कर सके, अपने ओरल कैविटी से
ओसोफोगस तक पहुंचा सके। ये सारे जो फंक्शन हो रहा है ना हमारे ओरल कैविटी में हो रहा है, हमारे मुंह में हो रहा है। तो हमारे मुंह को हम लोग क्या, मुंह को हम लोग क्या कहते हैं, ओरल। ठीक है। एडिशनल द सलाइवा फॉर्म सबमेंडिबुलर ग्लैंड हेल्प मेंटेन ओरल हाइजीन बाय वॉशिंग अवे food particle and bacteria keep the mouth moisture and reduce risk of dental issue। और कह रहा है कि ये क्या करता है, हमारे मुंह माउथ में जो ओरल हाइजीन होते हैं उसको मेंटेन करता है। वॉश अवे द पार्टिकल ऑफ बैक्टीरिया, क्या करता है, हमारे बॉडी में जो पार्टिकल ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल कर देता है, वॉश अवे कर देता है, जिसके हेल्प से हमारे माउथ में कोई खतरा नहीं रह सकता डेंटल इशू का, यानी दांत खराब होने की कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को कॉल किल कर देता है। हमारा सब मेडिबुलर ग्लैंड से जो निकलते हैं सलाइवा, वो क्या करते हैं, हमारे पूरे ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको किल कर देते हैं। एक बैरियर की तरह यूज होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, ताकि हमारे माउथ के अंदर कोई बैक्टीरिया ना ले सके और हमारे माउथ से कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर तक ना जा पाए। तो हमारा लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा में तो आप लोग जानते हैं जो मुंह में हमारे पानी निकलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा। ठीक है। द सब लिंगुअल ग्लैंड आर स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेट बेंथ ऑफ टंग्स, ये हमारे जीभ के नीचे पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सीक्रेट सलाइवा प्राइमरी कंटेन म्यूकस विच हेल्प लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चर द माउथ। हमारा माउथ हमेशा क्या होता है, गीला रहता है। आगे देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। ये सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे टंग्स के नीचे, और ये सीक्रेट करता है सलाइवा। सारे सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा, जिसमें प्राइमरी कंटेंट क्या होता है, म्यूकस होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, फूड को एक अच्छा, फूड में ऐसे क्वांटिटी ऑफ वाटर अमाउंट ऐड करना ताकि वो मूव करने में बहुत आसानी हो। लुब्रिकेंट बनाता है, जो हमारे फूड को क्या करता है, लुब्रिकेंट करता है, ताकि वो इजीली हमारे बॉडी में मूव कर सके। और ही साथ हमारे माउथ को हमेशा क्या रखता है, मॉइस्चर रखता है। हमारे माउथ हमेशा क्या रहते हैं, गीले रहते हैं। क्यों रहते हैं, म्यूकस के वजह से, जो कहाँ से निकल रहे हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड से। ठीक है। द म्यूकस रूट सलाइवा एड इन स्वेलिंग एंड स्पीच बाय कीपिंग द माउथ एंड थ्रोट मॉइस्चर। कह रहा है कि हमारे कंठ को और साथ साथ हमारे मुंह को पूरा मॉइस्चराइज रखता है, यानी पूरा गीला रखता है। कौन रखता है, म्यूकस। और साथ ही साथ ये फूड को खोटने के लिए क्या बनाता है, आसान बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है, ताकि हमारे फूड जो है इजीली मूव कर सके। ठीक है। ऑल थ्रू इट कंटेन फेवर डाइजेस्टिव एंजाइम, इट प्ले रोल मेंटेन ओरल हाइजीन बाय वॉशिंग पार्टिकल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लेयर अगेंस्ट बैक्टीरिया। यह हमारे पूरे माउथ के लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। और ये भी सेम रोल प्ले करता है ओरल हाइजीन का। ठीक है, यानी हमारे माउथ का क्या रखता है, ख्याल रखता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे हमारा माउथ हमेशा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये मेन प्राइमरी कंटेंट क्या करता है, म्यूकस। हम लोग देखते हैं म्यूकस का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, म्यूकस। पहले देखते हैं म्यूकस का जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लगभग ऐसे ही होता है। म्यूकस इज अ थिक स्लिपरी जेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी उस पर आपको पैर लग गया तो आप स्लिप कर जाएंगे। और जेल की तरह होता है, चपचपा एक स्ट्रक्चर होता है। प्रोवाइड बाय ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी सलाइवरी ग्लैंड निकालती है। मेनली फाउंड इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है या हम सांस ले रहे होते हैं, उसके रास्ते पे हमारा क्या मिलता है, म्यूकस आता है। इट कंपोस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। देखो, वाटर H2 होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड, और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, यानी जब ग्लाइकोजन और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो म्यूकस किस तरह का बना होता है, वाटर का, प्रोटीन का, यानी अमीनो एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। It forms protective barrier on the lining organ, trapping pathogen and dust and other particle। कह रहा है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यूज होता है। क्या करता है, जब कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और किल कर देता है। साथ ही साथ
डस्ट जो हमारे डस्ट पार्टिकल के साथ आ रहे होते हैं उनको क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप करता है, यानी पकड़ता है, उसके उनको किल कर देता है ताकि वो हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट ना डाल पाए, हमें कोई डिसीज कॉज ना कर सकें। इनडाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस हेल्प फूड एंड एयर मूव स्मूथली। तो कह रहा है और म्यूकस ये भी हेल्प करता है ताकि हवा और भोजन हमारे बॉडी में अच्छे से मूव कर सके, जिसे हम लोग कहते हैं लिब्रिकेशन। जब हमारी बॉडी लिब्रिकेंट हो जाती है, जब कोई फूड लिब्रिकेंट होता है तभी हमारे बॉडी में इजीली मूव कर सकता है, और वो हेल्प कौन करता है उससे लिब्रिकेंट होने में, म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे जो टंग था उसका केमिकल डाइजेशन। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, कैसे ये हमारे केमिकल डाइजेशन में हमारा टंग्स हेल्प करता है, आप देखते हैं। टेस्ट बर्ड, द टंग्स इज कवर विद टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट्स 5 बेसिक टेस्ट। तो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, 5 बेसिक टेस्ट। हमारे टंग का काम क्या होता है, स्वाद को डिटेक्ट करना, या मीठा है, तीखा है, खट्टा है या नमकीन है, ये कौन डिटेक्ट करता है, हमारे टेस्ट बर्ड, जो कहाँ होते हैं, टंग्स पे होते हैं। दिस सेंस टेस्ट बर्ड क्या क्या होते हैं, स्वीट जो मीठे को डिटेक्ट करते हैं, साल्टी जो नमकीन को डिटेक्ट करते हैं, सोर जो खट्टे को डिटेक्ट करते हैं, बीटर करवा और तीते का, जैसे मिर्चे खाएंगे या कोई करेला खाते हैं उसे डिटेक्ट कौन करता है, बीटर। या उमानी, जब हम कुछ ऐसा खाएं जैसे कि टमाटो का टेस्ट क्या होता है, क्या वो मीठा होता है, साल्टी होता है, बीटर होता है या सौर होता है, उसका कोई टेस्ट आइडेंटिफिकल टेस्ट नहीं होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसमें रखते हैं, उमानी। कभी हम लोग चीज खाएं, घी खाएं, उसका टेस्ट क्या होता है, क्या वो स्वीट होता है, साल्ट होता है, सौर होता है, बीटर, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो उसका टेस्ट क्या है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उमानी कहते हैं। तो ये सारे टेस्ट को कौन डिटेक्ट करता है, टेस्ट बर्ड जो कहाँ होते हैं, हमारे टंग्स पे होते हैं। देखते हैं दोनों तरफ हमारे सौर होते हैं, लास्ट में टंग से सबसे लास्ट पार्ट में होता है बीटर, स्टार्टिंग में सेंट, जैसे उसके बाद होता है स्वीट, और पूरे टंग्स में होते हैं उमानी। इसलिए उमानी का टेस्ट बहुत लॉन्ग लास्टिक होता है। कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसका टेस्ट बहुत लंबे समय तक हमारे माउथ में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं उमानी। दिस सेंसरी सिग्नल कैन ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। फॉर एग्जाम्पल कि आप टेस्ट बर्ड हमारी बॉडी में क्या मैसेज देते हैं कि हम किस सोर्स ऑफ फूड को खा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी क्या रिलीज करेगी, अमाइलेज, और ये कौन सिग्नल प्रोवाइड करेगा, हमारा टेस्ट बर्ड। की टेस्ट बर्ड हमें ये बताएगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, हमारा बॉडी कैसे किस प्रकार का डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगी ऑन द बेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट हो। अब फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या ट्राइप्सिन पेप्सिन रिलीज होने का कोई फायदा है, उसका कोई यूज है, क्यों रिलीज होगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। इसलिए हमारे टेस्ट बर्ड इस काम में हेल्प करते हैं कि हम डिटेक्ट कर सके कि हम क्या खा रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोग डाइजेस्टिव जूस बना सके, एंजाइम को या डाइजेशन प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी एमाइलेज से रिलीज करेगी, क्यों रिलीज करेगी, किसकी आवश्यकता, क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, नहीं, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो हमारी बॉडी, हमारा टेस्ट बॉडी ये बताएगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, प्रोटीन ईट कर रहे हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस बनेगा या हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा वो प्रोटीन के बेस पे ट्राइपेप्सिन और पेप्सिन, ट्राइपेप्सिन या पेप्सिन को रिलीज करेगा, ट्राइपेसिन और पेप्सिन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हमारा टेस्ट बर्ड क्या होता है, करता है, डिटेक्ट करता है टेस्ट में, और टेस्ट के बेस पे हमारा सेंसेसरी सिग्नल ट्रिगर करते हैं कि हमारी बॉडी को क्या डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करना है ताकि हमारा फूड क्या हो सके, डाइजेस्ट कर सके, और उस बेस पे जो हम फूड हमारे बॉडी में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कि तीनों खा रहे हैं, कितना है, इस बेस पे हमारी बॉडी क्या कर सके, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर सके। Chewing reflection. The taste bud of food act as a chewing and can trigger the sensory reflex where the salivary gland increase salivary production to the aid on digestion. कह रहा है कि हमारा जो टेस्ट ऑफ फूड एक्ट एज अ च्यूइंग, कह रहा है
कि जब हम प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा च्यूइंग करते हैं, जितना ज़्यादा चबाते हैं, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी क्या निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड। जितना ज़्यादा हम लोग क्यों कहते हैं फूड को ज़्यादा च्यूइंग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकल सके, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकल सकते हैं, और हमारे बॉडी और हमारे फूड में ज़्यादा मिक्स हो सके, जिसके हेल्प से हमारा फूड क्या हो सके, ईजिली डाइजेस्ट हो सके। तो हमारी बॉडी को हम जितना ज़्यादा च्यूइंग करेंगे, हमारे फूड को जितना ज़्यादा च्यूइंग करेंगे, हमारे फूड को हम जितना ज़्यादा च्यूइंग करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जिसके हेल्प से हमारा बॉडी हमारे फूड को ज़्यादा इजीली क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेक्स, buccal cavity open in small funnel shape called फाइनेक्स which left a long and tubular ओस्टोफोगस। जैसे कि हम लोग बुकल कैविटी के बारे में पढ़ रहे थे, हमारे माउथ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे माउथ खुलता है एक फनल लाइक शेप का। फनल मतलब जैसे झरने का शेप होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली समझ आ रहा है, एक फनल लाइक शेप बना, जैसे लग रहा है एक झरना नीचे गिर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, फनल लाइक शेप होता है। और जो कहाँ खुलता है, ओसोफोगस, हमारे जो जिससे हमारी फूड की जो पाइप होती है, जो हमारे माउथ से पेट तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओसोफोगस। और फेनेक्स कंटेंट टू ट्यूब, ट्रेचिया एंड ओसोफोगस। जो हमारा फनल है वो 2 ट्यूब कंटेंट करता है, एक होता है ट्रेचिया, जिससे हम ऊपर देख रहे हैं हमारा क्या है, ट्रेचिया, और नीचे वाला हमारा है ओसोफोगस। ट्रेचिया गो टू द लंग्स, ट्रेचिया कहाँ तक जाता है, लंग तक जाता है, और ओसोफोगस गो इनटू, गलत लिखा है, गो इनटू माउथ। यानी हमारा जो फाइनेक्स है वो 2 ट्यूब को कंटेन करता है, पहला करता है ट्रेचिया एंड दूसरा ओसोफोगस। ट्रेचिया कहाँ तक जाता है, लंग्स तक, और वाइल ओसोफोगस कहाँ ओपन होता है, स्टोमच में। ठीक है, इट पुश फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफोगस, यहाँ पर ओसोफोगस होना चाहिए, इसोफोगस लिखा है। तो ये क्या करता है, हमारा फूड होता है, हमारा फूड को कहाँ पुश करता है, ओसोफोगस में। आप देख सकते हैं हमारा फूड कहाँ पुश होकर जा रहा है, ओसोफोगस में। यह हेल्प कौन करता है, ट्रेचिया करता है। इट प्रिवेंट फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम इंटरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू द एपिग्लोटिस विच क्लोज द लार्ज नाइलेक्स। कह रहा है कि यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम का एक ट्रैक होता है, जो क्या करता है, हमारे फूड को ट्रेचिया में जाने से रोकता है। ट्रेचिया क्या होता है, डायरेक्ट लंग तक जाता है। अगर यहाँ पर हमारा जो एपिग्लोटिस ना हो तो हमारा फूड भी कहाँ चला जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा। जैसे हमारा फूड नीचे जाता है, तो ये अपने फोर्स से क्या करता है, एपिग्लोटिस ट्रेचिया को बंद कर देता है। ट्रेचिया हमारा इधर से है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ट्रेचिया, जैसे कि हमारा देख सकते हैं ट्रेचिया हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। तो उसी जगह पे हमारा फूड जब जाता है तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है उसके फूड से, और हमारा फूड ट्रेचिया में ना जाकर इजीली कहाँ जाता है, ओसोफोगस में। ठीक है, जैसे ओसोफोगस में है, ओसोफोगस हमारा फूड कहाँ पहुंचता है, स्टमच में। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो देख लेते एक बार और, जैसे कि इसे हम बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा हो गया हमारा ओसोफोगस का पाइप माउथ से आ रहा है, बुकल कैविटी से हो गया, ये हमारा हो गया ट्रेचिया जो हमारे नोसल कैविटी से आ रहा है। ठीक है, तो हम फूड अपने माउथ से लेते हैं, जैसे फूड यहाँ पर हमारा जा रहा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट एंड नोट चाहिए, हमारा है ओसोफोगस। ठीक है, हमारा क्या है, ओसोफोगस। तो हमारा फूड क्या है रहा है, एपिग्लोटिस को क्लोज कर दे रहा है, और जिसके हेल्प से ये फूड हमारा ट्रेचिया में ना जाकर कहाँ जाएगा, ओसोफोगस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओसोफोगस अब इसको हमें फूड पाइप कहते हैं, जो बुकल कैविटी माउथ से डायरेक्ट कहाँ जाता है, स्टमच तक जाता है। द ओसोफोगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कंटेन फाइनेक्स थ्रोट टू द स्टमच अलोंग द पासिंग ऑफ फूड एंड लिक्विड। कह रहा है कि ओसोफोगस क्या होता है, हमारे थ्रोट यानी हमारे कंठ से कहाँ तक होता है, हमारे स्टमच तक होता है, जो पास करता है फूड और लिक्विड सब्सटेंस, जैसे वाटर को और फूड मॉलिक्यूल्स को कहाँ पर पास करता है, माउथ से स्टमच तक पास करता है। कौन, ओसोफोगस या ओसोफोगस। ठीक है, आगे देखते हैं। द रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मूविंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड प्रीस्टाइलिस। एक प्रोसेस होता है प्रीस्टाइलिस, जिसमें क्या होता है, हमारा फूड मूव करते करते कहाँ तक जाता है, माउथ से स्टमच तक जाता है। हमारा फूड माउथ से स्टमच तक जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रीस्टाइलिस।
A series of coordinated wave-like muscles contain act lower in an esophagus. कह रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर अभी देखते हैं. A series of coordinate wave-like muscle contract. जैसे कि क्या होता है, हमारा फूड जब हमारे हमारे esophagus में होता है उसमें वेव लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं. वेव लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे फूड को पुश करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए. जैसे जैसे धीरे धीरे जब वो फूड को पुश करते हैं तो हमारा फूड धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाता है, स्टोमक तक चला जाता है. तो इसे हम लोग कहते हैं वेव लाइक मसल कंस्ट्रक्शन. जैसे वेव चलती है वैसे हमारे मसल कॉन्स्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, ऐसे करते रहते हैं जिसके कारण हमारा फूड मूव करता है माउथ टू स्टोमक तक. ठीक है. At lower end of esophagus, a ring-like muscle called lower esophageal sphincter prevent stomach acid and contract from flowing back into the esophagus, acting fluid acid flux from fluid acid flux. कह रहा है कि हमारे जो लोअर सेल होते हैं वहां पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. हम वही चलते हैं देखते हैं. जैसे कि हमारा ये जो इसोफोगस का लास्ट है यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसेंटर. एपिसेंटर जो क्या करता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फूड स्टमक तक हो चुके हैं उससे फिर वापस इसोफोगस तक ना इसको ध्यान में रखता है. यानी फूड स्टमक से फिर इसोफोगस तक ना आए. कब ना आए, जब हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो, एसिडिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो, यानी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक गैस रिलीज हो तो क्या हो, इसोफोगस से बाहर ना जाए. जैसे कि हमारे फूड डाइजेस्ट करने में क्या हेल्प करते हैं, यही सारे एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो ये क्लोज रहता है ताकि हमारा जो फूड है या एसिडिक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लक्स है, वो बाहर तक ना जाए, इसोफोगस तक ना जाए. जब ये हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. लेकिन जब हमारे पेट में गैस हो जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है जिससे हमारे बॉडी से गैस हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकलते हैं. तो दिस इज द पार्ट 1. ठीक है. अभी पार्ट 1 भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें पार्ट 2 ऐड कर दिए तो. ठीक है. हम पार्ट 2 नेक्स्ट डे रिलीज करेंगे या हम कर सकते हैं वीडियो बना कर हम लोग डाल देंगे. आई होप आप लोग को समझ आया होगा. अगर अच्छा लगा वीडियो तो अच्छी बात है. अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या तो क्लास में, अगर आप क्लास में नहीं मिल सकते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा. ठीक है. आई होप अगर मैंने कोई मिस्टेक किया हो तो कमेंट में बता सकते हैं. आई होप दिस इज द गुड्स फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन अस एंड यू. थैंक यू.